नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, गणित शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है जी। इसके पहले 8 अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। जितने भी इसमें वीडियो बन सकते हैं, एक वीडियो में आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो भी आने की संभावना है और जो भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से आपको हल करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न भिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझाने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद खाली स्थान चरण पर है। मतलब पियाजे के अनुसार एक यदि छात्र है वो त्रिभुज का वर्गीकरण तो कर सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, उसको किसमें कठिनाई होती है कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इस ये जो एक अमूर्त प्रमाण है, इसको समझाने में उसको कठिनाई होती है। किस स्तर पर होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गति अवस्था। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें स्पष्ट लिखा है अमूर्त प्रमाणों को समझाने में उसे कठिनाई हो रही है, यानी कि अमूर्त से पहले वाली अवस्था होगी। अमूर्त से पहले वाली कौन सी होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन इसको हल करने का तरीका एक और क्या है कि देखो, गति संवेदी जो होती है वो आपकी मोटर संसेरी होती है, जो इसमें क्रियात्मक होती है। औपचारिक जो होती सबसे लास्ट वाली अवस्था होती है, जिसको अमूर्त क्रियात्मक बोलते हैं, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक जिसमें क्या है, जो वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, सिर्फ त्रिभुज 3 भुजाओं वालों को अलग कर दे, 4 भुजाओं वालों को अलग कर देगा और 2 भुजाओं वालों को अलग कर देगा। तो इस प्रकार से इसको देखना है आपको कि एक एक अलग अलग उम्र के हिसाब से जो भी क्वेश्चन दिया, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, चारों को देख लिया आपने कि जो गति संवेदी उसमें खिलौने के रूप में यूज करे, पूर्व संक्रियात्मक उसका वर्गीकरण नहीं करेगा, उसको क्या सिर्फ विभेदन कर पाया कि जो 2 भुजाओं वाला है, जो 3 भुजाओं वाला है, जो 4 भुजाओं वाला। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें वर्गीकरण कर पाएगा। और जो अमूर्त है, अमूर्त जो है, अमूर्त अवस्था है या फिर औपचारिक अवस्था, इसमें किसी भी प्रकार की वो हर एक प्रकार की संक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय यह है कि शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि स्तर उच्चतम है, शिक्षार्थी का मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, या फिर विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चौथा, शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु क्या है? समान है। इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? एम ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है, सी ए और गुणित में होता है क्या? 100 होता है, जो कि क्या निकल के आ जाता है? IQ निकल के आता है, बुद्धि लब्धि निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचलन होगा या फिर होंगे केवल दृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, या फिर केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा होगा, बेशक कोई डाउट नहीं इसमें, दूसरा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। यह प्रश्न संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है? सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, या फिर त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर किन्हीं पांच यानी कि कोई से ही 5 लिख दो। स्पष्ट रूप से शिक्षक ने ये बताया कि कौन से 5 भिन्नों की सूची बनाना है, कोई से भी भिन्न लिख दो 5, तो कोई सा भी छात्र होगा उसको कर देगा, क्योंकि भिन्न ही तो करना। बटे में तो चाहे 4/5 कर दो, 6/4 कर दो, कुछ भी लिख दो। तो ये क्या है? सबसे निम्न स्तर का, सोचने के निम्न स्तर के उसमें कहा गया है, निम्न स्तर की संकेत कहा गया, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का साथ योगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखेंगे कि रंगों के डिब्बों के क्रायनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है, या फिर देखेंगे उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है। क्रायनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है।
अधिगम के लिए मूल्यांकन, या फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या फिर अधिगम के अंत में मूल्यांकन, या फिर अधिगम का मूल्यांकन। तो किस लिए करवाया गया इस प्रकार का जो क्रियाविधि जो करवाई गई, वो किस लिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन किया गया, ताकि वो अधिगम जो है वो सीख सकें। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाए? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? ठीक है, तो कितने आयत हैं ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कितने आयत। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कितने आयत हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान की जांच कर रहा है, या फिर शिक्षार्थी के बोधगम्यता की जांच कर रहा है, शिक्षार्थी की सृजनता की जांच कर रहा है, फिर शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को जांच कर रहा है, या फिर की जांच कर रहा है। तो किस चीज की जांच कर रहा है? ये प्रश्न जो है कि इन निम्नलिखित चित्र में कितने आयत हैं, तो ये क्या शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की जांच कर रहा है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? दूसरा। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पुलिस में जो होते हैं, पुलिस के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछे जाएंगे। पुलिस की भर्ती जो MP लेवल की जो है उसको वो निकल चुकी है, उसके 24 दिसंबर से उसके फॉर्म डाले जाएंगे। उससे पहले आपको रीजनिंग की क्लास आपको मिलने लगेगी। जो रीजनिंग इसमें आएगी, रीजनिंग जो है MP पुलिस में हो 40 नंबर की आती है, लगभग में 38-40 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। तो वो रीजनिंग का जो पोर्शन है पूरा कवर करवाने वाला हूँ। और मैथ जो है साथ ही साथ MP टेट के CTET के साथ साथ में मैथ भी उसका कवर होता जाएगा। जो भी पुलिस में स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा? शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की जांच कर रहा है। ठीक है, यह प्रश्न पूछने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? मतलब जो भी कक्षा 3 के छात्र होंगे उनकी जो भी समस्याएं होगी उनकी कुशलता किस प्रकार से वृद्धि की जाएगी ताकि वो समस्याएं सुलझा सकें, कौन सी उसके लिए उपयुक्त रहेगा? कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि संकेत सुराग दिए गए हों, या फिर कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, साहित्य और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों, या फिर कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतर्गत पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचलनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 451/11 आदि दी गई हों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका दूसरा, कि कोई भी सामूहिक परियोजना। पहली बात, कक्षा 3 में आप पढ़ा रहे हैं तो पहली से लेकर के 5वीं तक में यदि सबसे ज़्यादा जो अच्छा इफेक्टिव होगा वो होगा सामूहिक परियोजना। ठीक है, अब उसमें और भी चीज़ दी गई है कि खेल भी दिया गया है, कला भी दिया गया है, संस्कृति भी दिया गया और शैक्षणिक क्रियाकलाप भी दिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कक्षा 3 के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा पढ़ाने के लिए ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हेली के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर हैं, मानसिक चित्रण पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर पर। तो जब आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर कोई वर्गीकृत कर सकता है तो वो है मानसिक चित्रण। मतलब मस्तिष्क में जैसा चित्र बन गया है कि 3 आकृति वाला, 4 है, समतल है या फिर उबड़ खाबड़ है, तो उसको चित्र के आधार पर वर्गीकृत करना है तो वो क्या हो जाएगा? मानसिक चित्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या फिर विद्यार्थियों की ग्रेड या फिर श्रेणी रैंकिंग स्थिति। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है कि प्राथमिक स्तर पर अवस्था में गणित रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो जब रचनात्मक मूल्यांकन की बात आती है कि प्राथमिक स्तर पर जो है वो रचनात्मकता की बात की जाती है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? वो होगा पहला, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अंतर्निहित क्या जो भी अवस्था है प्राथमिक स्तर में, रचनात्मक मूल्यांकन में जो भी आपकी क्या है शिक्षण में जो भी कमियां होती, जैसे आप कोई चित्र बनाते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसमें कमियां क्या हैं उसको पहचानना मुख्य रूप से जरूरी होता है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थी से
आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यदि एक शिक्षक है वो छात्रों से कुछ आकृतियां देता है, उससे कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कहता है, तो उससे क्या किया जा सकता है? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ बोध या फिर रचनात्मक सृजन। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका कौन सा? चौथा हो जाएगा कि जो भी आप क्या क्या कर रहे हैं, आप किसी चित्र की रचना कर रहे हैं। जब चित्र की रचना करना हो, कुछ बना रहे हो आप, तो उसको कहा जाता है क्रिएटिव कहा जाता है, या फिर रचना या फिर सृजन कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो कोठारी आयोग के अनुसार, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी जब मैंने बताया था शिक्षण करवाया था, शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने इस परिभाषा को याद करने की। क्या एकाकी है, सतत है, उपयोगी या फिर अनुपयोगी है। तो कैसा है, कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन है वो कैसा है? सतत होना चाहिए, एक निश्चित नहीं होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? सोपान नहीं मतलब में उसका पद नहीं है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, या फिर यह सभी। तो ये सभी के सभी क्या हैं? इसके उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं? वो क्या मूल्यांकन के सोपान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्धारित कर रहे हैं, इसको निर्धारित नहीं करना, ना ही आपको परिभाषित करने हैं, ना ही अधिगम अनुभव की योजना नहीं बनानी है। आपको अधिगम का अनुभव लेना है, लेकिन ये कोई योजना नहीं बनानी है, प्राथमिक स्तर पर तो कभी नहीं बनानी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता या फिर व्यापकता। तो एक अच्छी जो परीक्षा होती है उसका यदि पूछूं कि अच्छा लक्षण क्या है, तो विश्वसनीयता होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वैधता होना चाहिए। अच्छा लक्षण नहीं है वो कौन सा है? आसान स्तर। किसी भी स्तर पर हो वो आसान स्तर नहीं होता कोई सी भी परीक्षा का। ठीक है, तो इसका सही जवाब पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की एक प्रविधि है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन है आप किसी भी तरीके से कर सकते, चाहे आप लिखित में ले लें, मौखिक में ले लें, चाहे प्रयोगात्मक। तो उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हो जाएगा? चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है कैसी है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार की, जांच पड़ताल की सूची की, या फिर ये सभी। तो साक्षात्कार भी कर सकते हैं, प्रश्नावली भी कर सकते हैं और पड़ताल सूची भी कर सकते हैं। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है सभी, जो ऑप्शन नंबर चौथा इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका? ये परिभाषा है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी यदि पहले भी आपने देखा होगा वीडियो, जब शिक्षा शास्त्र का जो थ्योरी सेक्शन करवाया मैंने, उसमें नोट्स बनाए थे स्पेशली आप सभी के लिए। तो वो यदि आपने देखा तो बिल्कुल बन जाएगा, यदि नहीं भी देखे तो भी बनेगा। तो जब भी आप देखते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, तो सही ढंग से यदि कोई व्यक्ति मापन करेगा किसी वस्तु का, तो उसको आप क्या बोले? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। गुड से आपको याद रखना, गुड से याद रखना। क्या? गुड से। गुड, गुड मतलब क्या होता है? गुड मतलब अच्छा होता है, जी डबल ओ डी गुड, जी डबल ओ जी गुड होता है ना। तो यदि कोई व्यक्ति सही मापन करता है किसी वस्तु का, मूल्यांकन करता है कि इतना लंबा चौड़ा जो भी है, किसी प्रकार का ही माप करता है किसी भी चित्र में, तो उसको क्या? गुड, गुड बोलते हैं, वेरी गुड। तो आपको गुड से याद रखना है कि गुड है आप, बस इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे परिभाषा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? गणित शिक्षण में एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, या फिर नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो क्या एक उद्देश्य नहीं है? वो उद्देश्य नहीं है दूसरा, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, ये एक कोई उद्देश्य नहीं है। देखो उद्देश्य इसका क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव होना चाहिए, ऐसा क्या होता है? शिक्षण में बताया जाता है। नवीन शिक्षण विधियों की खोज भी की जाती है। अधिगम की जो कठिनाइयां होती हैं उनका पता लगाना भी मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? क्या पूछा गया था? नहीं है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, वो है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों की सीखने का उत्तम तरीका बताना,
बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन जो मुख्य रूप से पूर्ति करता है किस उद्देश्य की, तो उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण पर भी बल देता है कि जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई छात्र वीक है तो कहाँ पर वीक है, क्यों नहीं बना है, तो आपका उपचारात्मक शिक्षण में काम आएगा। बालकों की खोज की उत्तम मतलब बालकों को सीखने की जो भी सबसे अच्छा तरीका हो उसको विकास भी करेंगे आप, साथ ही साथ में एक नई व्यू रचना भी रच सकते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन क्या है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही क्या है, मूल्यांकन क्या है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसका सही जवाब होगा पहला। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, या फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए जो सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है वो कौन सा होता है, व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे उसके मनोवैज्ञानिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी हर एक तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है, हर एक चीज उसके बारे में देखी जाती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था है, संक्रियात्मक अवस्था है, आरंभिक अवस्था है, या फिर परिमाणात्मक अवस्था है। तो स्पष्ट लिखा है इसमें सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, तो संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, दूसरा हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। विशेष विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य है, वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या फिर मित्र को सहयोग देने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि शून्य सबसे अधिक प्रभावी संख्या है, क्या है, शून्य जो संख्या है वो सबसे अधिक प्रभावी संख्या है, तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका पहला, कि विश्लेषण और संप्रेषण, मतलब में वो इसका विश्लेषण करेगा कि इसका सही आंसर कैसे है, क्या करना चाहिए, इसमें क्या होता क्या है, तो उसका विश्लेषण करेगा, उसका विश्लेषण ही तो है इसका, तो क्या हो जाएगा इसका विश्लेषण और संप्रेषण, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्लेषण और संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन हिल के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लेकिन उसमें स्तर नहीं पूछा गया था, उसमें कुछ और पूछा गया था। इसमें स्तर पूछा गया है, स्तर 0 मानसिक चित्रण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या फिर स्तर 3 औपचारिक निगमन। तो वैन हेले का जो आपका ज्यामितीय स्तर है इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, यदि आप लोग कमेंट करें तो बिल्कुल या तो मैडम इसकी क्लास ले लेंगी या फिर मैं इसका खुद करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका आपको टॉपिक मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक से, यदि आप एक बार इसको कवर कर लेंगे तो फिर आपको नहीं भूलेगा कभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जब उसने क्या कहा, दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, दिखावट के आधार पर। तो दिखावट के आधार पर होगा तो विश्लेषण तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, मानसिक चित्रण होगा। कौन सा, मानसिक चित्रण, सबसे छोटा वाला 0 स्तर होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा मानसिक चित्रण, पहला 0। इतना याद रखना है आपको कि स्तर 0 जो है वो मानसिक चित्रण से, और स्तर सेकंड जो है वो स्तर 1 जो है वो विश्लेषण से है, स्तर 2 जो है अनौपचारिक निगमन से है, और स्तर 3 है वो क्या है, औपचारिक निगमन से है। 4 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 स्तर है जी, लेकिन इसमें आपको याद रखना 0 में मानसिक, और फर्स्ट में है विश्लेषण, और सेकंड में है अनौपचारिक, और थर्ड में है औपचारिक। और जनरली यदि आप जीन पियाजे की बात करें तो उनका जो पहला होगा उसमें क्या होगा, उसमें मानसिक होगा, फिर बाद में क्या होगा, विश्लेषण होगा, उसमें दूसरे में, फिर तीसरे में होगा क्या, अनौपचारिक, और चौथे में औपचारिक होगा। लेकिन यहाँ पर इनने क्या है, 0 से स्टार्ट किया है, तो इसका क्या सही जवाब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। रचनात्मक मूल्यांकन का, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन का, भविष्यात्मक मूल्यांकन का। तो किस प्रकार के मूल्यांकन का जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि छात्रों को फीडबैक देना है, तो किस प्रकार के होता है,
फटाफट से थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए, इसको रुकाइए, अपने आप में सोचिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, सही जवाब इसका क्या होगा। तो थोड़ा सा आप अपने आप को यदि टाइम देंगे, वीडियो रोक करके पॉज करके इसको, तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या है, तुरंत इसका अभिप्राय है क्या, विद्यार्थियों को मूल्यांकन का फीडबैक देना है आपको, ठीक है। तो क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि जो छात्र कुछ कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका तुरंत फीडबैक देना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति को समझने ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ज्यामिति को समझने के लिए सबसे अच्छा श्रेणी क्रम कौन सा सही है, इसका सही जवाब क्या होगा, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, या फिर विश्लेषण अनौपचारिक निगमन, या फिर देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मानसिक चित्रण होगा। तो मानसिक चित्रण तो दिया हुआ है, 3 में दिया है, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण और मानसिक चित्रण, लेकिन तीसरे में नहीं दिया, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, इसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आता है मानसिक चित्रण के बाद में क्या आएगा, विश्लेषण आएगा। मानसिक चित्रण के बाद में विश्लेषण इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, ठीक है। विश्लेषण इसमें भी दिया है और इसने भी दिया है, 2 में दिया है, तो आप पहला वाला आंसर अलग कर दिया है। इसके बाद में आता है क्या, अनौपचारिक आएगा, अनौपचारिक निगमन, तो अनौपचारिक निगमन इसमें है, और इसके बाद में औपचारिक निगमन, तो दूसरा इसका आंसर सही है। लेकिन इसके पहले ही मैंने आपको जो बताया था, जब अब वेन हेले का जो आपको क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिखाया था, तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, तो 0 वाला स्तर सबसे पहले क्या है, मानसिक चित्रण, इसके बाद में विश्लेषण है, इसके बाद में क्या है, अनौपचारिक निगमन, इसके बाद में सबसे लास्ट में औपचारिक है। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से, तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो उसी पर आधारित क्वेश्चन सभी का सही कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, या फिर डल कार्य पद्धति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो पहले नंबर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्षेत्रीय भ्रमण होगा, ठीक है। क्या होगा, क्षेत्रीय भ्रमण होगा, इसका सबसे पहले याद रखना कि क्षेत्रीय भ्रमण होगा। और क्षेत्रीय भ्रमण होने के बाद में क्या होगा, जो क्षेत्रीय भ्रमण होगा उसके बाद में जो होगा वो होगा आपका कौन सा, सर्वेक्षण होगा। तो क्षेत्रीय भ्रमण इसमें है, इसमें है, इसमें है, सर्वेक्षण है इसमें, ठीक है। उसके बाद में परियोजना होगा। तो क्षेत्रीय भ्रमण, परियोजना और सर्वेक्षण और परियोजना, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, किससे होता है, विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्य से होता है, या फिर सीखने की क्रियाओं से होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, फिर लास्ट में वीडियो के उसमें आपको मैं खुद बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, वो होता है, सबसे जरूरी होता है, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य से होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दें। हो एमपी पुलिस की तैयारी के लिए रीजनिंग से स्टार्ट करें या फिर मैथ से स्टार्ट करें, जो आप लोग बोलेंगे। मेरे ख्याल से मैथ तो एमपी टेट के हिसाब से चल ही रही है, साथ ही साथ में रीजनिंग यदि स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको उसके भी वीडियो मिलने लगे। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।